आज हम फिर से एक और बहुत अच्छा टॉपिक हाई स्कूल का जिसका नाम है एरे शुरू करने जा रहे हैं। एरे जो है, एरे हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि एरे जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है और हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हाई स्कूल में लगभग 30 से 35 नंबर के बीच में हमारी आती है। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है एरे। तो एरे को समझने से पहले इसकी जो है, जो हमने पिछले कक्षा में जो पढ़ा था, कक्षा 9th में सी में वेरिएबल क्या होते हैं, लूप क्या होती हैं, ब्रांचिंग क्या होती हैं, वो हमारे पे बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं तो ये वाला टॉपिक आपकी समझ में बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए पहले आप उसको रिवाइज़ करें। वैसे जहाँ जो आता रहेगा मैं यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन लास्ट ईयर का भी आना आप पे बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले होता है, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक एरे। एरे होता क्या है बच्चों, एरे की आवश्यकता क्यों हुई? हमने 9th में एक प्रोग्राम बनाया था कि भाई आपको 2 नंबरों को ऐड करने हैं, तो आपने 2 नंबर ले लिए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, या एक का नाम num1 और दूसरे का नाम num2। अब मान लीजिए आपको ऐसे ही अगर आपको अपने प्रोग्राम में 100 नंबर लेने हैं, उनका ऐड कराना है, या 500 नंबर लेने हैं, उनका ऐड कराना है, या 1000 नंबर लेने हैं, उनका ऐड कराना है, तो हम वेरिएबल के नाम क्या रखें? अब अगर आप ABCD भी रखते हो तो वो भी 26 तक ख़त्म हो जाएंगे। A1 A2 अब ऐसे रखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। फिर उनको इनपुट करने के लिए हम scanf का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 50 वेरिएबल ले लिए तो उनको आपको scanf या तो 50 बार scanf लिखना पड़ेगा। scanf के अंदर 50 बार %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने के बाद %a %b इस तरह से 50 बार लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए समाधान के लिए आया एरे। एरे क्या होता है बच्चों? एक जैसा डेटा टाइप रखने वाले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो, इस साल मैं फिर से बता रहा हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी में वह स्थान जहाँ पर हमारा डेटा एक निश्चित नाम तथा एक निर्धारित बाइट स्पेस के साथ स्टोर रहता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना वेरिएबल के कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट नंबरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट नंबर्स को जोड़ना है या कोई भी उनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है तो हम नंबर्स को पहले वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर संख्याओं का प्रयोग करना है तो हमें, या संख्याओं या किसी भी कैरेक्टर शब्दों का प्रयोग करना है तो हम बिना वेरिएबल के काम नहीं कर सकते। अब अगर हमें 5 वेरिएबल 10 वेरिएबल लेने हो तो हम डायरेक्ट ABCD करके या A1 A2 A3 करके हम ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अगर आपको 50 वेरिएबल लेना पड़ जाए, मैंने आप अभी फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको 50 वेरिएबल लेने पड़ जाएं तो आप उनको किस प्रकार से लोगे? तो अगर आपको एक जैसे वेरिएबल लेने हैं तो हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं एरे। एरे क्या होता है? एक जैसा डेटा टाइप रखने वाले वेरिएबल का सामूहिक रूप जो एक ही नाम से डिक्लेयर वह एक ही नाम से प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है। अब इसको मैं आगे समझाऊंगा कि एक ही नाम से आप 50 वेरिएबल का एक ही नाम कैसे हो सकता है। ये कैसे संभव है कि 50 वेरिएबल का या फिर 100 वेरिएबल का या फिर 1000 वेरिएबल का आप कैसे एक ही नाम रख सकते हैं? तो ये हम आगे समझेंगे। एरे के अंदर एक विशेष प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग होता है। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इसलिए इसको सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो वो एरे का ही मतलब होता है, आपको वहाँ पे एरे की ही डेफिनेशन लिखनी होती है। तो कंफ्यूज ना हो, चाहे वो एरे पूछ ले या सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल पूछ ले, एक ही बात होती है, उसका मतलब होता है एरे। अब एरे के अंदर हम एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हम समझते हैं। मान लीजिए आपको लास्ट ईयर अगर मैं देखता हूँ, अगर आपको एक या आपको 2 प्रोग्राम लेने होते थे तो हम सबसे पहले क्या करते थे,
प्रोग्राम की शुरुआत होती थी हमारी हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड कोनिया.h, उसके बाद void main, इसके बाद इंट a, b। हम कुछ इस प्रकार से वेरिएबल लिखते थे। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं हैश इंक्लूड studio.h का। ये क्या होता है, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं जहाँ पे कुछ पहले से पहले ही प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर रहते हैं। तो studio.h का भी आपको पता हुआ होगा, पिछले साल सब पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर 9th में सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस स्टूडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण फंक्शनों का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हर प्रोग्राम में प्रयोग होता है, बिना उनके कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। उनके नाम है printf और scanf। ये दोनों के दोनों जो फंक्शन होते हैं किसके अंदर होते हैं, स्टूडियो के अंदर होते हैं, और कोनियो के अंदर हमारा CLR, SCR और getch होता है। तो ये हमारी ये हैश इंक्लूड, ये हमारी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। इस डायरेक्टिव के अंदर हम हेडर फाइलों कॉल करते हैं। हेडर फाइलें क्या होती हैं, कुछ बनी बनाए फंक्शंस पहले से पहले इसमें स्टोर होते हैं, जिनका हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये void main क्या है, ये मेन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन फंक्शन है। इससे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है ये इस फंक्शन का एरिया है, जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे ये ख़त्म होगा। केवल आपका जो सी कंपाइलर होता है, सी कंपाइलर केवल उसी प्रोग्राम को रीड करता है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है, केवल उसी को ही क्या हमारा जो कंपाइलर होता है वो रीड करता है। कंपाइलर क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम को पढ़ के मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर से प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे मूल लैंग्वेज में उसको परिवर्तित कर देता है। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, यानी कि ये प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका नाम भी मेन है भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि इसका नाम भी मेन है, क्योंकि आप जो भी इसके अंदर लिखोगे कंपाइलर उसी को रीड करेगा। जो भी आप इससे बाहर लिखते हो वो सी कंपाइलर के लिए वेस्ट है, डस्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको 2 नंबरों की आवश्यकता है तो सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखते हैं इंट का पूरा नाम इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इसके अंदर हम दशमलव की संख्याओं को सेव नहीं कर सकते। इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक होती है, यानी कि हम इसके अंदर इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 वेरिएबल लेने हो तो हम इस तरह से ले सकते हैं, इंटीजर टाइप का a, b। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसी प्रकार से 100 नंबर लेने हो तो आप क्या लोगे, a, b, c, d, s, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आपको लेने पड़ेंगे। फिर नंबर आपने चलो एक बार लिख भी लिए, फिर इनको स्कैनएफ करने के लिए आप लोगों को पता है हमने स्कैन कैसे करते हैं। स्कैनएफ फंक्शन होता है जो एक इनपुट फंक्शन होता है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन से डेटा को रीड करके कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाता है। जब स्कैनएफ आएगा तो मैं वहाँ पे उसको समझा दूंगा, थोड़ा सा आपके भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने वो उसको रीड किया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको रीड करने के लिए, रीड करे हुए। तो अब अगर आपको 50 वेरिएबल या 100 वेरिएबल या 1000 वेरिएबल का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेने हो तो हम किस प्रकार से लेंगे, तो उसके लिए इंटीजर टाइप का उसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका है। सबसे पहले उसके डेटा टाइप, वे जो वेरिएबल हैं वे किस प्रकार के होने चाहिए। सबसे पहले इंटीजर, फिर आपकी एरे का नाम। एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैंने ले लिया AR, और ये फिर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। इसके अंदर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी आप चाहें, 100, 200, 500, 1000, जितने भी हम वेरिएबल लेना चाहें। और उसके बाद सेमीकोलन का हमें पता ही है, एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट का प्रयोग करने के बाद ये ज़रूर प्रयोग होगा सेमीकोलन। तो इस प्रकार से हम देखो, अब अगर आपको 100 वेरिएबल
एक तरीके से तो आपको 100 नाम लिखने पड़ते, ए कोमा बी कोमा सी कोमा, इस तरह से 100 नाम आपको लिखने पड़ते। लेकिन यहाँ पे देखो केवल 100 जो आपके नाम हुए वो कैसे हो गए, बस यहाँ पे एक आपको ब्रैकेट बढ़ाना पड़ा इसके सामने, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया, तो इसको बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो एरे की जो डिक्लेरेशन होती है कैसे होती है, वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या आता है, उसका डेटा टाइप होता है, यानी कि आप जो एरे हैं वो किस प्रकार की ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे क्या होता है, एरे का नेम, और इसके अंदर क्या होता है, साइज। साइज का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप एरे के अंदर कितने वेरिएबल को लेना चाहते हैं। तो देखो कितना आसान हमारा काम हो गया, जहाँ हमें 100 नाम लिखने पड़ते हैं वहाँ पे केवल लिखना पड़ रहा है इंट एरे का नाम और उसका साइज। तो कंप्यूटर की मेमोरी में अब मैंने आपको बताया कि इसे जो है एक ही नाम से डिक्लेयर किया जाता है। अब क्या हुआ कि जितने भी हमारे 100 वेरिएबल थे, मान लो चलो 100 को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, मैं इनको कम कर दे रहा हूँ, मैं इनकी संख्या 10 ले रहा हूँ, जैसे 10 होंगे ऐसे 100 होंगे, ऐसे 1000, ऐसे ही 10,000। तो मैंने इनकी संख्या कर ली 10। मान लो मैंने 10 वेरिएबल लिए, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये किस प्रकार से, मेमोरी मतलब रैम के अंदर ये 2-2 बाइट, एक इंटीजर टाइप, एक जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। तो ये मैंने कितने वेरिएबल लिए हैं, 10। कितने वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, 10। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्थान तो इतना ही लेंगे, यानी कि 20 बाइट का ही स्पेस लेंगे। तो देख लीजिए इसका ये किस प्रकार से लेंगे, लेकिन ये इस प्रकार से होगा। इसके आपने 10 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये कंप्यूटर की मेमोरी में 20 बाइट का स्थान जो होगा लगातार होगा। जबकि अगर मैं इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप का ए कोमा बी, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पर भी, एक यहाँ पे बन गया और दूसरे वाला कहीं पर भी, यानी रैंडमली कहीं पर भी स्टोर होते हैं, लगातार स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एरे में लोगे तो क्या होगा कि ये जो मेमोरी लेंगे ये लगातार लेंगे। अच्छा, अब ये 10 वेरिएबल हैं तो इनका कुछ नाम भी होगा। तो इसमें जो मैंने नाम लिया है इसका भी नाम क्या होगा, ARR, इसका भी नाम ARR, सेम जो भी आप नाम लोगे वो सबका रहेगा ARR। जो भी आपने नाम लिया है वो 10 के 10 वेरिएबल का वही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि इसे प्रोग्राम में एक ही नाम से डिक्लेयर किया जाता है। कर दिया है कि नाम से डिक्लेयर, अलग अलग नाम की तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन क्या होता है, जो एरे इसकी एक इसके साथ एक इंडेक्स वैल्यू और जुड़ जाता है, यानी कि एरे जो होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले वाले का जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, एरे 0, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस तरह से हमारे 10 वेरिएबल जो हो जाएंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में, इस 10 बाइट, ये 10 वेरिएबल के लिए स्पेस हमारा खाली हो जाएगा। इसके अंदर हम अब 10 वैल्यू क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। अब इनपुट कैसे कराते हैं हम, चलिए इनपुट कराते हैं इसको। इसके बाद प्रयोग होता है CLR SCR का। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मान लीजिए अगर मैंने A और B 2 वेरिएबल लिए हैं तो हम उनको किस प्रकार से इनपुट करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्कैनएफ के अंदर एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ये स्कैन करता है कि ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप का है या नहीं है। इंटीजर के लिए प्रयोग होता है %d, उसके बाद कोमा लगता है, उसके बाद %, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, ये होता है %, ये कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुँचाने का कार्य
करता है। वेरिएबल मान लो आपको ए इनपुट करना था तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 10 वेरिएबल हैं, तो 10 वेरिएबल को इनपुट कराने के लिए कैसे कराएंगे? इस तरह से हम इनको स्कैनएफ फंक्शन का ही प्रयोग करेंगे। स्कैनएफ, अगर आपको 10 वैल्यू इनपुट करानी है तो हम 10%d का प्रयोग करते हैं, %d, है ना, ये तो मेथड होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, 10% का प्रयोग, यानी कि 10 फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं, मान लो ये हो गए %d, 10 बार लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, फिर इसके बाद डबल कोमा लगता है, उसके बाद फिर यह सिंगल कोमा, उसके बाद एम्परसेंट एरे 0 कोमा एम्परसेंट एरे 1। इस तरह से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमें इस तरह से इनपुट करना हो तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ है लेने का, ठीक है। तो इसको इस तरह से ना इनपुट करके, ये आप इस तरह से इनपुट कर सकते हो, बिल्कुल आपका सही प्रोग्राम चलेगा। आप यहाँ पे लिखिए एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, ऐसे एम्परसेंट लिख के 10 संख्याओं तक आप लिखिए, ये बिल्कुल आपका सही प्रोग्राम चलेगा। लेकिन वो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो चलो मान लीजिए अगर आपको 10 करने थे, आपने इस तरह से कर लिए, फिर वही दिक्कत आ गई, अगर ऐसे 100 वेरिएबल हो हमारे पास तो फिर से वही 100%d आएगा, 100 एम्परसेंट एरे, इस तरह से 100 लिख के जाएंगे। अगर 1000 हो जाए तो ये वाला मेथड सही नहीं है। इसको इनपुट करने के लिए बच्चों लूप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लूप का। लूप आपको पढ़ाए हुए हैं लास्ट ईयर कक्षाओं में, आपको बार बार कह रहा हूँ, और पिछले 10-15 दिन से रिवीजन का काम भी चल रहा है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप उन लूप्स के प्रोग्राम जो आप बनवाए हुए हैं, आप उनका अच्छी तरह अध्ययन करें, उसके बाद आप देखें। तो लूप क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को बार बार दोहराने के लिए, प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? लूप का प्रयोग होता है। तो अब आप देखें यहाँ पे इसकी स्कैन कैसे होगा। तो हमें पता है कि लूप चलाने के लिए कम से कम एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो मैंने इंटीजर टाइप का ही एक वेरिएबल ले लिया i, जो हमारे लूप चलाने के काम आएगा। किसी भी लूप को चलाने के लिए उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, आपको लूप की शुरुआत कहाँ से करनी है, उसके बाद कंडीशन, उसको आपको कहाँ तक लेके जाना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे? जब आप शुरू से लास्ट तक जाओगे तो शुरू से लास्ट तक जाने के लिए या तो प्लस या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, यानी कि जो आपने वेरिएबल लिया है या तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो ये लूप चलाने के लिए प्रयोग होता है आई। लूप हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है फॉर प्रयोग किया जाता है, फॉर का ही हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्कैन करते हैं तो उससे पहले जिसको हम स्कैन करते हैं उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, जैसे printf एंटर द वैल्यू ऑफ a1 एंड b, या एंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। इसी प्रकार से आप इसके लिए भी मैसेज ले सकते हो। कैसे? printf enter the 10 elements of the array। ये बैकस्लैश n, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसका पता है। ये हमारे कर्सर को आउटपुट स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको इनपुट करने के लिए हम सबसे पहले लूप चलाएंगे। चलिए स्कैन करते हैं। स्कैन करने के लिए लूप का प्रयोग करें, क्योंकि हमारा जो स्कैनएफ है वो बार बार रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम लूप चलाएंगे फॉर i बराबर कहाँ से? 0 से, क्योंकि
हमारी जो एरे जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 2 3 4 5 6 7, ये पहले वाले का नाम मैंने बता रखा है इसका, एरे 0, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्योंकि हमारे जो एरे स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इस लूप की शुरुआत भी हम कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, 9 तक। तो ये कब तक लूप चले, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसके, 9 के और i प्लस प्लस। उसके बाद इनपुट स्कैन करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग होता है, स्कैनएफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके स्कैनएफ के दो साथी होते हैं, कौन कौन से, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि परसेंट डी। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से होता है, हम परसेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे एरे का नाम और इस सबस्क्रिप्ट के अंदर हम पास कर देंगे आई को और उसके बाद सेमीकोलन। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 10 के 10 एलिमेंट देखिए इस तरह से इनपुट हो जाएंगे। इसी तरह से अब मैं थोड़ी सी इनके आपको कार्यविधि समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से इनपुट होते हैं। सबसे पहले अगर आपको लूप थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आएगा i बराबर 0, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या i की जो वैल्यू है वो 9 से कम है, i की वैल्यू क्या है इस टाइम 0, i की वैल्यू क्या है इस टाइम 0, ये 0 है, 9 से कम है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये लूप के अंदर तभी एंट्री लेता है अगर ये वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। ट्रू होने के बाद यहाँ पे आएगा, तो जब ये स्कैन होगा तो देखिए स्कैनएफ होगा, स्कैन होगा कौन से वाला, आई की जगह क्या आ जाएगा 0, यानी कि स्कैन होगा एरे 0, पहले वाला एलिमेंट ये वाला। तो यहाँ पे आप जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो अकॉर्डिंग इसके जो इसकी डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप क्या है इंटीजर, इसके अंदर आप माइनस के 32,000 से प्लस के 32,000 तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर ये वाला टर्मिनेटर इसको पता होगा वापस नहीं जाने देता है, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। आई प्लस प्लस की वजह से प्लस प्लस का पता ही है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करता है। आई की वैल्यू 0 है, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 जो है वो 9 से कम है, फिर से इसके अंदर आएगा, फिर से स्कैनएफ फंक्शन कॉल किसके लिए होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 की जगह कितना आ जाएगा 1, फिर से यहाँ पे 25, फिर से टर्मिनेटर इसको बाहर नहीं जाने देगा, फिर से यहीं पे ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे ही फिर से इसकी जो वैल्यू होगी वो फिर से 1 की जगह 2 हो जाएगी। अब की बार जो स्कैनएफ फंक्शन चलेगा वो किसके लिए चलेगा, एरे 2 के लिए। एरे 2 हमारा कौन सा है, ये वाला। ऐसे ही हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इनपुट होते चले जाएंगे। अगर ये तो हमारी 10 के, ऐसी अगर हमें 50 तक चलानी हो तो हम यहाँ पे कहाँ तक चलाएंगे 49 तक। केवल एक शब्द चेंज करना है, एक नंबर यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे 49 करना है। अगर यही आपको 1000 वेरिएबल हो जाएं तो ये कितनी बार चलेगा, 999 तक चलेगा। तो इस तरह से आप कितने भी वेरिएबल को इनपुट कर सकते हो और कितने भी वेरिएबल को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी कि हम अगर आपको एक ही प्रकार के 100 वेरिएबल, 50 वेरिएबल, 1000 वेरिएबल अगर आपको लेने हैं तो हम उनका नाम कैसे रखेंगे, हम उनका नाम कैसे रख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में होती है वो एक ही नाम से डिक्लेयर तथा प्रयोग कैसे किए जाते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्थान लेंगे, 2-2 बाइट का लगातार होंगे। और क्योंकि लगातार ये होते हैं तो जब कंपाइलर इनको स्कैन करेगा तो उसमें स्कैनिंग में टाइम भी कम लगेगा। अब मान लीजिए आप कोई चिट्ठी है, कोई लेटर है, वो आपको किसी के पास पहुंचाना है। अगर उनके घर थोड़ी दूर होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही जो उनके हाउस होंगे अगर पास होंगे तो क्या लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा आपको उस लेटर को पोस्ट करने में। तो ये वाला तरीका है बिल्कुल इसके बाद का है, तो इसलिए ये हमारा प्रोग्राम की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से इनपुट हो गया। इनपुट कराने के बाद हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट कराते हैं। ये केवल एक छोटा सा प्रोग्राम है
किस चीज़ के लिए, एक एरे को हम किस प्रकार से इनपुट करते हैं और किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या होता है, चलो मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो कि हम एक एरे को किस तरह से इनपुट करते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं। किसी भी एरे के 5 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह से होती है, एस इंक्लूड से यहाँ तक, वर्ड मेन तक, कर्ली ब्रेसेस तक। उसके बाद एरे के अंदर इनपुट होता है, इनपुट हमने कर लिया, इसमें हम प्रोसेसिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, ये केवल आपको एक एरे को हम किस तरह से इनपुट करते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं, ये हम इसके अंदर सीख रहे हैं। उसके बाद हमारा इनपुट हो गया, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हम कुछ नहीं करनी है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए भी या तो आपके पास फंक्शन, आप लोगों के सबके ध्यान होगा, प्रिंट कराने के लिए फंक्शन का प्रयोग करते हैं हम प्रिंट एफ। किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट एफ। तो अब क्योंकि ये वेरिएबल 10 हैं तो उनको भी प्रिंट कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लूप का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर को प्रिंट कराना हो, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट कराना हो एरे के, तो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एफ कैसे होता है प्रिंट, सबसे पहले डबल कोम के अंदर फॉर्मेटिव स्पेसिफायर, जितने वैल्यू आपको प्रिंट करनी है हम यहाँ पे \n \t का प्रयोग कर सकते हैं, %d, फिर \n %d। इस तरह से हम ये 10 के 10 वेरिएबल आगे चल के, पहले वाले का नाम एरे 0, फिर एरे 1, इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन फिर वही, अगर हमें मान लो ये तो 10 वेरिएबल हैं, 50 हो जाएँ, 1000 हो जाएँ, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम प्रिंट कराने के लिए फिर से प्रयोग करेंगे लूप का। तो लूप का प्रयोग फिर से जितने हमारे वेरिएबल हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर प्रिंट कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, for i बराबर 0, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 9 तक, और i ++। उसके बाद हम फिर से प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन का प्रयोग, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर की वैल्यू है, सभी इंटीजर की हैं, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, %d का। अगर आप इनको नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो तो हम यहाँ पे \n एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस है, \n ये कर्सर को अगली लाइन में लाने का काम करता है आउटपुट स्क्रीन पर। आउटपुट स्क्रीन पता होगा, जब हम पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं Alt F9 से, और प्रोग्राम को रन करते हैं Ctrl F9 से। तो जो रन कराने के बाद जो आपकी ब्लैक वाली स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। तो वहाँ पे अगली लाइन में अपने कर्सर को लाने के लिए, दूसरी वैल्यू को अगली लाइन में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, \n का। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से प्रयोग करेंगे एरे i। इसके बाद getch आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए होता है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेस क्लोज। तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। i बराबर 0, वही सबसे पहले यहाँ तक ये 10 के 10 हमारी मेमोरी में वैल्यू चली जाएंगी। वैल्यू चलने के बाद ये डल गई हमारी मेमोरी में। अभी हमें वहाँ से निकाल करके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करनी है। तो प्रिंट करने के लिए हम फिर से एक लूप चलाएंगे, i बराबर 0, 0 9 से कम है। तो फिर से सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर 0 कम है, 9 से कम है, फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा कौन से वाला, एरे 0। 0 का मतलब कौन से वाला प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट होगा। 10 प्रिंट होने के बाद \n है, \n की वजह से आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये वाला टर्मिनेटर फिर से वापस नहीं जाने देगा, बाहर ये तब तक नहीं निकलने देगा जब तक 0 की वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, 1 होगी, फिर 1 कम है, 9 से कम है, तो फिर से अगले वाला 1 वाला प्रिंट हो जाएगा, 25, फिर \n एस्केप सीक्वेंस, फिर ये अगली लाइन में आएगा, फिर 35। i की वैल्यू ऐसे ही बढ़ती बढ़ती कहाँ तक चली जाएगी, 9 तक चली जाएगी। उसी प्रकार ये सभी के सभी कहाँ तक प्रिंट हो जाएंगे, 5 तक। प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू यहाँ पे 9 के बाद 10 हो जाएगी। यहाँ पे चेक होगा क्या 10 कम है 9 से, कम है या बराबर है, देखो ना तो 10 कम है ना बराबर है, वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, अभी ये बाहर आ जाएगा, getch पे आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने देखा कि हम एक
एरे के अंदर हम एक वैल्यू को किस तरह से इनपुट करा सकते हैं और किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। जिनके घर पे कंप्यूटर हो वो आप इसको प्रोग्राम को रन करके देखना और इसको अच्छी तरह समझना। इसके लिए आपको लूप वगैरह की प्रैक्टिस, जो पिछले हमारे प्रोग्राम थे, जो लास्ट ईयर के हमारे प्रोग्राम थे, उसके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। धन्यवाद।